नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी पेड क्विज हम देख रहे हैं, लगातार कंटिन्यू करेंगे। चलिए यहाँ से आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा जो है कह लीजिए इसको फाउंड किया गया, लेकिन हुआ क्या कि ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1956 के अराउंड। ठीक, उसी वर्ष जो है इनकी डेथ हो जाती है अंबेडकर जी की। ठीक है, तो आगे चल करके फिर आगे फर्दर लोगों ने इसको प्रोसीड किया था, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ए विकल्प हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में आप जैसे आज जो सिविल सर्विसेज देख रहे हैं, इसका जेनेसिस एक तरीके से अगर हम बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड से है। ठीक, थोड़ा डिटेल में इन चीज़ों को, खैर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें देखेंगे तो स्टार्टिंग होती है कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज और अनकोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज से, है ना। तो ये सब चीज़ें देखिएगा और यहाँ पे फादर ऑफ सिविल सर्विसेज की संज्ञा ही इनको दी जाती है। ठीक, नेक्स्ट है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इसमें से किसने की थी। तो ये जो है विलियम जोन्स के द्वारा इसमें कलकत्ता में स्थित है। जनवरी 1784 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और पर्पज़ इसमें जो है ध्यान दीजिएगा कि मतलब वही था कि जो यूरोपियंस थे तो उनको इनकरेज करना था टू स्टडी फर्दर थिंग्स। तो यहाँ पे डी विकल्प को चुनेंगे। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था। तो आप जानते हैं कि सती प्रथा की प्रैक्टिस होती थी, जो विडोज हो जाती थी उनके द्वारा प्रैक्टिस किया जाता था इसको बड़े पैमाने पे। तो राजा राम मोहन रॉय वगैरह ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स किए इसको एबॉलिश करने की दिशा में। उसी क्रम में जो हमारे ये थे देखेंगे तो फोर्थ गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, है ना, 1828 के अराउंड जो ये लॉज वगैरह बने थे इसके बारे में, तो यहाँ पे एबॉलिश होता है ये। इसमें देखें किस वायसराय के समय में 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत है। ठीक है, आपको पता है कि अब यहाँ पे 1774 की अगर हम बात करें तो ये होते थे गवर्नर जनरल, है ना। वायसराय टर्म यहाँ पे यूज़ नहीं होगा और ये हाई कोर्ट भी नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का आया था उसके माध्यम से फोर्ट विलियम में इस्टेब्लिश किया गया था सुप्रीम कोर्ट, है ना, एट दैट टाइम, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 और जो प्यूसिन जजेस होते थे ये थे। और ये भी पूछा जाता है कि पहला चीफ जस्टिस इसमें कौन था, तो सर एलिजा एम्पे करके नाम था इनका। ठीक, तो ये तो बात हो गई सुप्रीम कोर्ट जो था। और यहाँ पे अब हम बात करें कौन गवर्नर जनरल है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक, तो ये करेक्शन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है दिल्ली में स्थित किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो जो देखते हैं पुराना किला है दिल्ली में, हुमायूं को हराने के बाद शेर शाह सूरी ने इस पे जो है कब्जा किया और फिर वहाँ पे इसका निर्माण करवाया। ठीक है, तो उसी पुराने किले के अंदर स्थित है। अराउंड 1541 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर या फिर लीगल एडवाइजर कह लीजिए। ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार अक्सर पूछा जाता है। ये थे BN राव। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के मेंबर इसमें से कौन नहीं थे ये बताना है। तो इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ऑड हो जाएंगे। ठीक है, ये पाकिस्तान वाले से एसोसिएट हो जाएंगे ना। संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य इसमें से बताना है। ठीक है, तो भीमराव अम्बेडकर जी जो हैं ये कांग्रेस के मेंबर नहीं थे। ठीक, ये आप जरा हमको ये बताएं, पहले भी ये बताया गया है, अगर ये कांग्रेस के मेंबर नहीं थे तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ये अगला क्वेश्चन भी देखिए उसी से एसोसिएटेड है, आप इसका आंसर हमको कॉमेंट करके बताइए जरा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। ठीक है, तो आउट ऑफ जो कुल संख्या थी उसमें ओनली जो है 15 महिलाएं थी।
नेक्स्ट है संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आप जानते हैं कि जिसने डिफाइन किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हमारा एम क्या होगा, ठीक है। आगे चल करके उसी के कुछ कंपोनेंट्स हमारे प्रियम्बल का रूप लेते हैं, ठीक है। तो ये जो रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया, ये डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। 13 दिसंबर 46 को इंट्रोड्यूस किया गया था और उसको जो है एक तरीके से कह लिए एक्सेप्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। वो डेट थी आपकी 22 जनवरी 1947। अब है कि संविधान सभा ने भीमराव अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? ठीक है, तो मुख्य रूप से संविधान निर्माण का कार्य जिस समिति ने किया, प्रारूप समिति ने, ठीक, इसका फॉर्मेशन किया गया था 29 अगस्त, ठीक है। यहाँ पे देखिए डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये डेट्स प्लीज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 7 सदस्यीय जो समिति थी जिसमें भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे, उसके अलावा एन गोपाल स्वामी, लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी और जैसे ये थे मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर, डी पी खेतान, है ना। ये कुल 7 लोग थे इसमें। संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा ने कुल कितने अधिवेशन किए, है ना, ये पूछा जा रहा है कुल मिला के। तो कुल जो सेशंस हुए थे, है ना, लगभग जो 2 साल 11 महीने का हमने समय लिया, उसमें 11 सेशन जो है कंक्लूड हुए, लगभग कुल 165 डेज में। तो यहाँ पे सी विकल्प को चुनेंगे। देखिए सारे के सारे फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रेफरेंस में, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा, हर बार पूछा जाता है जो कि। नेक्स्ट है कि कंप्लीशन के बाद जो मूल संविधान है वो कहाँ से पहली बार प्रकाशित किया गया, ठीक। तो ये जो है देहरादून से किया गया था। इसमें है संविधान का जो पांडुलेखन समिति, यानी ये बेसिकली ड्राफ्टिंग कमेटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में। उसका मेंबर इसमें से कौन नहीं था? तो अभी ऊपर ही आपको सारे मेंबर्स के नाम बताए थे, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे ना। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष था? तो जो जितनी भी सारी कमिटीज़ हैं, है ना, तो सब के तो नहीं, लेकिन जो मेजर कमिटीज़ हैं जो काफ़ी चर्चा में रहती हैं, प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई, उसके कम से कम जो चेयरमैन रहे थे उनके नाम प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो ये वाली कमेटी है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जो थी, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अब इसमें देखें ज्योग्राफिकल लोकेशन के संदर्भ में भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि इसमें से कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं यूरोप में जो सबसे इधर पार्ट है स्पेन का, ठीक, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है मोरक्को। तो यहाँ से भूमध्य सागर है, इधर से आपका अटलांटिक ओशन हो गया, ठीक। तो ये इसमें बीच में क्या है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इसको मैप में एक बार लोकेट कीजिए। नेक्स्ट है संविधान सभा के द्वारा स्थापित की गई एक और समिति थी, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति। इसके अध्यक्ष का नाम बताना है। तो इसके अध्यक्ष थे सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इसमें देखें भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसके डिजाइनर कौन थे, ठीक। इनका नाम है पिंगाली वेंकैया। नेक्स्ट है इसमें से किस महाद्वीप से होकर के कर्क रेखा, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो अफ्रीका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, आप देखेंगे तो 0 डिग्री ये भी गुजर रहा है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा और इधर जो है मकर रेखा, सब तीनों गुजरते हैं इसमें से। नेक्स्ट इस धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर, है ना, अभिक्रिया करने पर मान लीजिए प्रायः कौन सी गैस निकलती है? तो मैक्सिमम केसेस में आप देखते हैं कि किसी मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट करेगा तो एसिड मोस्टली में होता क्या है कि H आयन होगा ही होगा, है ना। तो हाइड्रोजन गैस निकलती है इसमें से। आप जितने भी फॉर्मूलाज अगर देखेंगे तो जो केमिकल रिएक्शन उस रेफरेंस में होते हैं, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इसमें से निकलती है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रगान, जो आज आप जानते हैं जन गण मन, जिनके मतलब स्टार्टिंग के शब्द हैं। तो पहली बार कब और कहाँ पे गाया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कृति थी, ठीक। और फर्स्ट टाइम कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ था कलकत्ता में 1911 में, ठीक। तो उसका जो सेकंड डेट था, है ना, 27 दिसंबर को, तब गाया गया था। अरावली पर्वतमाला, है ना, सबसे प्राचीन जो भारत में आप देखते हैं वेस्टर्न पार्ट में। तो उसकी जो सीमा है, जिन राज्यों को छूती है उनका चयन करना है इसमें से। तो देखेंगे ये इधर हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान, ठीक है। पंजाब इसमें ऑड है क्योंकि दिल्ली में अगर केस समाप्त हो जा रहा है ना यहाँ पे, तो 1, 2, 4 ये करेक्ट होगा। आगे देखें इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2023 का थीम बताना है, ठीक। तो ये कब मनाते हैं? पहले तो ये डेट आपको पता होनी चाहिए। तो अभी 21 मार्च को जो है मनाया गया है। और 2023 की थीम क्या है आपका? फॉरेस्ट्स एंड हेल्थ।
इसमें देखें वर्ष 2022 के अंत तक कितने पाकिस्तानी प्रधानमंत्रियों ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। तो देखिए जब से इनका ये देश बना है जितने भी लोग प्राइम मिनिस्टर हुए किसी ने भी मतलब अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा ही नहीं किया है। जैसे लास्ट ईयर ही देखेंगे अराउंड लगभग 1 साल हो गया तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, तो उनको रिप्लेस कर दिया था किसने, शहबाज शरीफ ने, जो वर्तमान में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो मतलब पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही स्टेबल नहीं होती वहाँ पर, आप जानते ही होंगे। और एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और मैंशन करूँगा मैं कि जैसे यूपीपीएससी आयोग का एक मतलब आदत है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जैसे कोई भी इवेंट होता है ना, कोई भी न्यूज़ चर्चा रहती, चाहे थोड़ी सी भी, क्वेश्चन जरूर पूछते हैं उस पर वो, ठीक है। तो अगर अभी अपना रिवीजन करेंगे आप करंट अफेयर्स वगैरह का, तो लास्ट 1 ईयर का जैसे जो करंट अफेयर्स में इवेंट्स रहे हैं पाकिस्तान के साथ उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, पॉसिबिलिटी होती है वो पूछे जाने की। और इसी में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि लास्ट ईयर एक रेजोल्यूशन दिया था पाकिस्तान ने यूएन में, ठीक है, तो इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट एक डे को जो है ऑब्जर्व करने के लिए डिक्लेयर किया गया था। वो डे कौन सा है ये जरा बताइए कॉमेंट करके। इसमें देखिए उस देश का चयन करना है जो सड़क नेटवर्क की लंबाई जो किलोमीटर में हो उसके मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है, ठीक। तो टॉप कंट्री रोड नेटवर्क के मामले में है आपका यूएस, सेकंड पे इंडिया है, ठीक है। इंडिया में देखेंगे तो लगभग 68 लाख प्लस किलोमीटर्स की जो है कुल मतलब नेटवर्क है, रोड नेटवर्क। नेक्स्ट है किस देश के पास विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है ना। तो रेलवे नेटवर्क्स के मामले में भी टॉप कंट्री जो है यूएस है, सेकंड पे चाइना है यहाँ पे, ठीक, थर्ड पे रशिया है और चौथे पे इंडिया है। इंडिया की अगर हम किलोमीटर्स में बात करें तो लगभग 68,000 प्लस किलोमीटर्स है ये, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बी विकल्प को चुनेंगे। इसमें देखिए भारत में निर्मित की गई पहली कच्चे तेल की पाइपलाइन इसमें से कौन सी है, ठीक है। तो जो क्रूड ऑयल है इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो पहली हमारी ये लाइन बनाई गई इंडिया में 1962 में, नहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन, बरौनी तक में जो एक्सटेंशन है काफ़ी बाद में हुआ है, तो फिलहाल ये नाम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भटियाली लोक संगीत मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में किया जाता है। तो फोक डांस टाइप है ये, वेस्ट बंगाल में ये। इसमें देखें बुज काशी किस देश का राष्ट्रीय खेल है ये बताना है। तो ये बेसिकली अफगानिस्तान का स्पोर्ट है, नन ऑफ दी अबव चुनेंगे। ये इसमें ध्यान दीजिएगा घोड़े के ऊपर बैठ करके जो प्लेयर्स होते हैं है ना, उस तरीके से कुछ खेला जाता है, एक बार सर्च करके देख लीजिए। आगे है कि डीजल और लकड़ी के अधूरे दहन से कौन सी गैस निकलती है, ठीक। तो अगर डीजल या फिर लकड़ी है इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो ऐसी स्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, उसका फॉर्मूला बी विकल्प में लिखा हुआ है। आगे है कि राज्यों में विधानसभाओं के गठन स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब जहाँ पे ये बात लिखी है ना कि देयर शैल बी यूनिकैमरल और बाई कैमरल लेजिस्लेचर इन एवरी स्टेट, है ना, तो ये प्रावधान मेंशन्ड है आर्टिकल 168 में, जो पार्ट 6 है स्टेट वाला उसमें। आगे देखें अर्थव्यवस्था के इन क्षेत्रों में से किसका भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक हिस्सा है। तो हाईएस्ट शेयर देखेंगे जीडीपी में अगर, है ना, शेयर वाइज, तो लगभग 53 से 54% के बीच में तो सर्विस सेक्टर ही कॉन्ट्रीब्यूट कर देता है ना, टर्शियरी सेक्टर, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें अक्रिय गैसों का चयन करना है, यानी इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस कई बार लिखा होता है। तो इसका देखिए सिंपल सा मतलब ये होता है इनर्ट गैसेस का कि जो केमिकली अनरिएक्टिव होती हैं, ऐसी गैसेस को आप अक्रिय गैस कहते हैं, जिसमें नियॉन, यहाँ पे लिथियम नहीं होगा, ये नहीं होगा, आर्गन, रेडॉन, ठीक है, 3 ये हो जाएंगी, तो 1 3 4 सी विकल्प को हम चुनेंगे। इसके अलावा जैसे कुछ और होती हैं, जैसे आर्गन हो गया, रेडॉन, नियॉन, जेनॉन होती है, जैसे क्रिप्टॉन होती है ना, हीलियम इसी में आ जाएगा। तो ये सभी के सभी अक्रिय गैस हैं। अब देखिए टेम्पल आर्किटेक्चर के रेफरेंस में है कि दशावतार मंदिर, जिसे उत्तर भारत के सबसे पुराने पंचायतन मंदिरों में से एक माना जाता है, तो किस काल से संबंधित है। पंचायत मंदिरों के बारे में जो विशेषताएं हैं प्लीज़ देख लीजिएगा चाहे तो एक बार। दशावतार मंदिर जो है यहाँ पे है देवगढ़ में, ललितपुर। तो गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ था, भगवान विष्णु को जो है डेडिकेटेड है ये मंदिर, ये ध्यान रखिएगा। विश्व गौरैया दिवस है ना, स्पैरो एक छोटी सी चिड़िया होती है, इसके कंजर्वेशन के रेफरेंस में मनाया जाता है, अभी हाल ही में मनाया गया 20 मार्च को। इसमें देखें काजी नाग राष्ट्रीय उद्यान, कंफ्यूज मत होइएगा काजीरंगा से जो असम में है, ठीक, वो अलग है। काजी नाग जो है ये यहाँ पे है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है लोकसभा में एक अध्यक्ष यानी कि जो स्पीकर होते हैं और एक उपाध्यक्ष यानी डेप्यूटी स्पीकर, तो ये 2 पद होने चाहिए, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो पार्ट 5 आर्टिकल 93 में।
इसमें देखें जो नेशनल पार्क्स लिखे हुए हैं छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा नहीं है, तो पहला ही नहीं है बेतला जो है ये आपका पलामू झारखंड में है। इसमें देखें भूकंप को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाली तीव्रता पैमाने की सीमा क्या होती है, तो जो रिक्टर स्केल आप देखते हैं है ना, तो जो मीजरिंग वैल्यू है 1 से 12 के मध्य होती है। ठीक, ये ध्यान रखें। आगे है कि मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉज करता है आपको ये डायबिटीज, है ना। नेक्स्ट इज सागा दावा, जो सबसे बड़े बौद्ध त्योहारों में से एक है, यानी कि जो बुद्धिस्ट फेस्टिवल्स इंडिया में ऑर्गेनाइज होते हैं उनमें से सबसे जो कह लीजिए बड़े में से एक है। तो किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं सिक्किम में। अभी दिसंबर 2022 तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से किस देश के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है ना विश्व में, तो गोल्ड रिजर्व सबसे ज़्यादा है यूएस में। ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए किस महिला को याद किया जाता है, तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट का ही इवेंट है, यहीं से स्टार्ट हुआ था बॉम्बे में। तो ग्वालियर टैंक जो है तो इनको किसको जाना जाता है, अरुणा असफ अली को। इसमें देखें किसकी आत्मकथा का शीर्षक आतिश ए चिनार है, ये टाइटल है ऑटोबायोग्राफी का शेख अब्दुल्ला यानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इनको आप जानते होंगे कि कश्मीर में इन्होंने जो है ये जम्मू कश्मीर में पार्टी फाउंड की थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, है ना, और वहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी रहे थे 3 बार, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है ये। नेक्स्ट है लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर एक जो सुरक्षात्मक जिंक की परत चढ़ाई जाती है ना, तो पहले ये ध्यान दीजिएगा कि लोहे में जो हमारा रस्टिंग ना हो इसके लिए प्रिवेंटिव कोटिंग होती है जिंक की, और इस प्रोसेस को जो है क्या बोलते हैं, जिसमें जिंक लगाई जाती है तो उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। इसमें देखें यूनिक प्रॉपर्टीज गोल्ड में क्या क्या होती हैं। ठीक, तो 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास। कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन भी होता है, बिजली का संचालन कर सकता है, जो आप देखते हैं ना ये जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वगैरह होती हैं तो वहाँ पे यूज़ होता है ना ये, तो सारे ही हमारे सही हो जाएंगे। आप जरा कमेंट करके बताएं ये कैटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है ना, जरा बताइए। तो नेक्स्ट है दिल्ली डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये फेमस पुस्तकें देखिए सबकी देख लीजिएगा, जो पर्सनैलिटीज़ रही फ्रीडम फाइटर्स जितने भी रहे हमारे, महात्मा गांधी की पुस्तक है ये। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समर्थन में तिरंगा फहराने के लिए गोहपुर पुलिस स्टेशन की ओर कूच करने वाली कनकलता बरुआ का जन्म किस राज्य में हुआ था, ये बताना है। तो ये बेसिकली वही क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करने में असम में ये एक कह लीजिए ग्रुप को लीड कर रही थी कनकलता बरुआ, जो एक 17 वर्षीय महिला थी। तो यहाँ पे गोहपुर पुलिस स्टेशन में ये लोग एंटर करना चाह रहे थे, परंतु पुलिस ने इनको जो है गोली मार दी थी, तो इनकी डेथ भी हो गई थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये डेट थी जो है 20 सितंबर 1942। ठीक, तो असम स्टेट हमारा करेक्ट होगा, ये वहाँ की घटना है। नेक्स्ट है इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी का नाम बसंती देवी था, तो ये भी बेसिकली फ्रीडम फाइटर ही रही थी, सपोर्ट किया था उन्होंने। जो इसमें देखेंगे तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो है अरेस्ट भी की गई थी 1921 में। तो ये जो वाइफ थी किसकी, सियार दास। मध्यमंडल यानी मीजोस्फीयर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो तीसरी लेयर होती है, आपको पता ही होगा, स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर होती है। तो यानी समताप मंडल पहला और तीसरा स्टेटमेंट हमारे सही हो गए। और जो हमारे ये होते हैं मीटेरॉइड्स आते हैं, ठीक, तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर इस परत में ही जो है जल जाते हैं, तो ये भी ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इसमें ऊंचाई के साथ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है, ये गलत है। टेम्परेचर में वेरिएशन यहाँ पे बढ़ने का नहीं है, घटने टाइप का है। इसमें देखें दिल्ली सल्तनत के दौरान पांडुलिपियों के निर्माण में कितने चरण होते थे, स्टेप्स। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स का क्रिएशन किया जाता था कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को जो कंपाइल करने के लिए, तो 4 स्टेजेस होते थे इसमें। बता देते हैं थोड़ा सा। जैसे पहला है कि जिस पेपर पे लिखा जाना है उस पेपर को अरेंज करना है, यानी कि मैनेज करना है, ठीक। फिर है कि उस पर टेक्स्ट की राइटिंग होती थी। तीसरे फेज में क्या होता था कि जो इम्पोर्टेंट, जैसे आज की डेट में आप हाईलाइट कर लेते हैं ना किसी चीज़ को स्केच पेन से, किसी वर्ड या किसी पैसेज को, तो उस टाइम पे उन लाइन्स या पैसेज पे गोल्ड जो होता था, है ना, गोल्ड को मेल्ट करके वहाँ पे ऐसे लगाया जाता था, ठीक। और चौथे स्टेज में जितने भी ऐसे पेजेस होते थे उनकी बाइंडिंग होती थी, ठीक। तो 4 स्टेज ये होते थे, इसको ध्यान रख सकते हैं, तो थोड़ा रखिएगा।
ठीक, तो सी विकल्प करेक्ट है। इसी के साथ यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम समाप्त करेंगे और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।